प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश की मुखिया भजनलाल शर्मा के विजन को लेकर उनका पूरा मंत्रिमंडल एक के बाद एक नवाचार कर रहे हैं। प्रदेश की जनता का हर दृष्टि से कैसे सुधार हो, प्रदेश की जनता के लिए कैसे नए काम किए जाएं, इसको लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और ऐसे में जब अगर प्रदेश की जनता की बात की जाए तो इस वक्त शिक्षा और स्वच्छता पर बात करना भी बहुत ही जरूरी है। अभी मेरे साथ राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जी हैं, जो आज एक कार्यक्रम के दौरान बाड़मेर पहुंचे हैं। हालांकि आज पूरे प्रदेश में बीजेपी खेमे में चहल पहल है, क्योंकि आज प्रदेश के कई जिलों में नए जिला अध्यक्षों की भी घोषणा हुई है। मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। बाड़मेर की नगरी में। पहला मेरा सवाल है कि सरकार को बने हुए 1 साल हो गए, जो घोषणा पत्र में वादे किए गए थे, 2 दावे किए गए थे, उसके लिए एक के बाद एक प्रयास किए जा रहे हैं, कई सारे नई योजनाएं लाई जा रही हैं। क्या किस तरीके से प्रदेश की जनता के लिए सरकार जो है वो काम करने के लिए आगे बढ़ चुकी है? देखो, माननीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में और माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं और उनका सबका एक ही कहना है कि जो गरीब है और जो अंत में खड़ा है उनकी हमको सेवा करनी। और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि पूरा देश रोज साफ सुथरा दिखाई देना चाहिए, और इसी पर माननीय भजनलाल जी शर्मा का हमारा भी संकल्प है कि राजस्थान प्रदेश रोज साफ सुथरा दिखाई देगा। और इसलिए हम सब ग्राम पंचायतों को निर्देश भी दे रहे हैं और उनको धन भी दे रहे हैं। छोटी से छोटी पंचायत को भी हम 10 से 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वच्छता पे देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अधिकांश ग्राम पंचायतें उनका दुरुपयोग कर रही हैं। आज मैं बाड़मेर के दौरे पर आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कार्यक्रम था और उसमें हमने अनंत राम जी बिश्नोई को जिलाध्यक्ष पार्टी ने निर्वाचित किया है। उसकी घोषणा करने के होने के बाद जब जो समय बचा तो मैंने बाड़मेर जिले की कुछ ग्राम पंचायतों का दौरा किया है, जैसे उत्तरलाई है, कवास है, बीदासर है। ऐसे 5-6 ग्राम पंचायतों का दौरा किया है। इधर सुबह मैंने एक पंचायत का दौरा किया, डोली है, कल्याणपुर है, डोली, हाँ, कल्याणपुर है। कमोबेश सभी ग्राम पंचायतों की एक जैसी स्थिति है। उत्तरलाई की, कवास की और कल्याणपुर की तो स्थिति बहुत ही खराब है। और कल्याणपुर की ज़्यादा स्थिति खराब मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि पंचायत समिति मुख्यालय है और एक कस्बा है। तो मुझे बहुत दुख हुआ देख करके कि इतना धन देने के बावजूद भी साफ सफाई नहीं हो रही है। मेरे साथ आज मेरे दौरे में यहाँ के जिला परिषद के जो सचिव हैं, जिसको सीओ भी कहते हैं हम लोग, वो भी थे, संबंधित बीडीओ भी थे। मैंने सबको दिखाया कि क्या हो रहा है आखिर में। वो भी अचरज में थे, शायद उन्होंने कभी ग्राम पंचायत को दौरा नहीं किया होगा, तो देखकर आश्चर्यचकित थे कि इतनी गंदगी होती है क्या। अभी मैं जब दौरे से लौट कर आया तो जिला कलेक्टर को बुलाया, सब अधिकारियों को बुलाया और सबको कहा है कि 1 महीने के लगभग मैं वापस आ रहा हूँ। मुझे पूरा बाड़मेर जिला जो ग्रामीण क्षेत्र है साफ सुथरा दिखना चाहिए, सभी नालियों की सफाई दिखनी चाहिए, रोज़ सफाई होना चाहिए और उसके साथ साथ कचरा लेने वाली गाड़ी घर घर जाना चाहिए। ये होना ही चाहिए। उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया है कि आप लगभग 25 दिन बाद आ जाइए, आपको पूरा बाड़मेर शहर स्वच्छ दिखाई देगा। अभी तक जिन लोगों ने सफाई नहीं करवाई है और पैसा उठाया है, उनसे भी जांच करवाकर वसूली प्रारंभ करेंगे। दूसरा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी जिन्होंने मक्कारी की है, जो नकारा हैं,
मैंने जिला परिषद के हमारे सीओ को कह दिया जांच करें और उनकी भी जिम्मेदारी तय करें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बाड़मेर शहर की अगर आप बात करें या फिर प्रदेश के तमाम जो बड़े शहर है, जिला मुख्यालय, उनकी बात करें तो हालांकि कई सारे अभियान भी चलाए जाते हैं, शहरी क्षेत्रों में साफ सफाई भी हो जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम प्रयासों के बाद, जैसा कि अभी आपने बताया कि प्रति वर्ष 12 लाख रुपए ग्राम पंचायत को मिलता है, तो 1 लाख रुपए प्रति माह हो गया। एक ग्राम पंचायत के लिए सफाई के लिए एक सीमित राशि है। बताया कि मैं कई गांवों में जाकर भी आ गए, तो क्या इसको लेकर अलग से एक मॉनिटरिंग टीम बनाई जाएगी आपके विभाग की ओर से, या आप खुद उसको लेकर निगरानी करेंगे भी क्या फीडबैक है? मॉनिटरिंग टीम हमारी है, हमने ब्लॉक कन्वीनर रखे हुए हैं, जिला स्तर पर 2 अधिकारी एक्स्ट्रा रखे हुए हैं स्वच्छ भारत मिशन से, उनको पर्याप्त वेतन हम देते हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई देते नहीं हैं। उनके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे कि आखिर में जो उनका कार्य क्षेत्र है उसमें सफाई क्यों नहीं हो रही है। उनको जागरूक करना चाहिए, उनको सफाई करवाना चाहिए था, लेकिन वो भी सो रहे हैं। साफ सफाई स्वच्छता की अगर बात करें तो इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा बाधा उत्पन्न करता है प्लास्टिक। प्लास्टिक को लेकर प्रदेश में किस तरीके से और सख्ती बरती जाएगी? देखो क्या है कि हमारा संकल्प है कि राजस्थान को प्लास्टिक मुक्त करवाएंगे, और इसलिए मैंने 3-4 महीने पहले राजस्थान के सभी मैन्युफैक्चरर्स को बुलाया, लेकिन विधि सम्मत एक भी मैन्युफैक्चरर राजस्थान में नहीं है। फिर मैंने स्टॉकिस्ट को बुलाया, एक भी विधि सम्मत स्टॉकिस्ट नहीं है। अब मैंने सभी जिला क्लर्क्स को निर्देश दिए हैं कि आपकी टीम को लगाकर शहरों में या बड़े कस्बों या बड़ा स्टॉकिस्ट हैं उनकी सूची बनाएं, उनको सबको बुलाकर एक बार उनसे बातचीत करेंगे और कहेंगे भाई आपका स्टॉक ख़त्म कर लो और आगे मत लाओ, और यदि फिर आगे लाए तो आपके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। यानी हमारा समझाइश का दौर चलेगा, उसके बाद सख्ती से कार्रवाई होगी। और हमारा संकल्प है कि पॉलीथीन का उपयोग किसी भी कीमत पर कहीं भी ना हो, और मैं तो मेरे जीवन में उपयोग करता ही नहीं, हाथ भी नहीं लगाता, मेरा प्रयास ये रहता है। और पॉलीथीन के बहुत नुकसान हैं। पॉलीथीन को गोमाता खा जाती तो मर जाती है, और गोमाता मर गई, गोमाता विहीन हो गया हमारा देश, तो हम सब लोग भूख के कारण से तड़प तड़प कर मरेंगे। क्योंकि हमारी जो उपजाऊ खेती है, उसकी मिट्टी है, उसकी उर्वरा ताकत कम हो गई है, और कुछ दिन यही चला तो मिट्टी बिल्कुल बेकार हो जाएगी, उसकी जो पैदावार करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, और जब समाप्त हो जाएगी तो खाद्यान्न देने नहीं देगी। और ये भारत माता एक दिन कहेगी, बच्चों अब मैं बिल्कुल बीमार हो गई हूँ, अब तुमको खाद्यान्न देने में असमर्थ हूँ। ऐसी स्थिति में जब मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे, कौन ठीक करेगा इसको? केवल एक उपाय बचता है, वही गोमाता का गोबर या गोमाता का पेशाब। पर वो तो इधर तो पॉलीथीन खा के मर जाएंगे, इधर हमने गायों को खुला छोड़ दिया है, वो बूचड़ खाने वाले हमारी नज़र चुका के उठा करके बूचड़ खाने ले जाकर काट करके खा रहे हैं। तो हमको यदि गोमाता को हमको जिंदा रहने के लिए खाद्यान्न हमको चाहिए ना, तो हमको जिंदा रहने के लिए गोमाता का गोबर चाहिए, और गोमाता का गोबर चाहिए तो पॉलीथीन से मुक्ति लेनी पड़ेगी, तभी तो गोमाता बच पाएगी, और इधर गोमाता को पालना पड़ेगा, तभी संभव हो पाएगा। हम देख रहे हैं कि लंबे समय से आपकी चिंता है, जब आप विपक्ष में भी थे तभी इसी को लेकर कई प्रकार के कार्य किए, तो कहीं ना कहीं ऐसा अभी प्री बजट की लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, आने वाले दिनों में विधानसभा सत्र शुरू हो जाएगा और बजट भी सरकार पेश करेगी, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर से कुछ नया करने की सरकार सोच रही है, या प्लास्टिक को कैसे बैन करें, साफ सफाई किस तरीके से करें, इनको लेकर भी कोई नई चीज़ देखने को मिलेगी? देखो, साफ सफाई के लिए हमें निर्देश दिए हुए हैं, पहले से ही हैं निर्देश दिए हुए हैं, और हम सख्ती से पेश आ रहे हैं। उन्होंने विनय भी कर रहे हैं, ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों से भी कर रहे हैं, कर्मचारियों से भी कर रहे हैं, और उन्होंने विनय की भाषा नहीं समझेंगे तो हमको दूसरी तरह से भी समझाना आता है, पर हम चाहते हैं कि उन्होंने विनय से ही समझ जाए तो अच्छा रहे। साफ सफाई को लेकर एक मैसेज प्रदेश की जनता को कि इस चीज़ को लेकर अवेयर रहें, क्यों हमारे लिए सब जरूरी है? हाँ, मैं प्रदेश के सभी लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ कि पॉलीथीन के उपयोग के कारण और गंदगी के कारण से 7.5 लाख लोग हर साल राजस्थान के
राजस्थान के लोग मौत के शिकार हो रहे हैं। यदि हम पॉलीथीन का उपयोग न करें, यदि हम गंदगी से दोस्ती न रखें, स्वच्छता रखें, तो हम 7.5 लाख लोगों को बचा सकते हैं। क्योंकि पॉलीथीन को जलाने के बाद मीथेन गैस निकलती है। जहाँ गंदगी ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा होता है वहाँ ऑक्सीजन कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। ये इस प्रकार की गैसें वायुमंडल में घूमती है तो श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है, कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है। ये पॉलीथीन की थैलियाँ, ये डिस्पोजल आइटम्स जो हैं, ये भी हमारे दुश्मन है। ये खाद्य पदार्थ इनके संपर्क में आते हैं तो कुछ पार्टिकल्स हमारे शरीर में खाद्य पदार्थ के साथ पेय पदार्थ के साथ चले जाते हैं, उससे कैंसर जैसे भयंकर रोग होते हैं और 7.5 लाख लोग मरते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ राजस्थान की जनता से कि यदि हम इनसे दूरी बना लेते हैं तो हम कम से कम 7.5 लाख लोगों में से 5 लाख लोगों को तो हर साल बचा ही सकते हैं। तो उनको प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे राजस्थान के 5.5 लाख लोगों को बचाने के लिए हमको पॉलीथीन से मुक्ति पानी पड़ेगी और गंदगी से मुक्ति पानी पड़ेगी। मंत्री महोदय, स्वच्छता के साथ साथ आज के इस युवा पीढ़ी को, देश के भविष्य को मजबूत करने के लिए शिक्षा पर भी बात कर ली जाए तो हम लोग देखते हैं कि शिक्षा को लेकर कई प्रकार की रोजाना अलग अलग प्रकार की बातें आती है, कई प्रकार की मिथ्या आती है। अंग्रेजी माध्यम स्कूल बंद करने की बात की जाती है, कभी गणवेश बदलने की बात की जाती है, कभी स्कूलें मर्ज होने की बात होती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार की ओर से प्रदेश की जनता को क्या आप आश्वस्त करना चाहते हैं कि शिक्षा को लेकर नवाचार किए जा रहे हैं, कैसे हमारे बच्चे हमारा भविष्य में मजबूत बने? देखो, हमारा जो भी काम है और जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि छात्रों का हित हो और हर कदम राजस्थान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के हित में उठाती है। हमने एक आदेश जारी किया था कि कक्षाओं में न तो छात्र न ही अध्यापक मोबाइल लेकर जाएं और उसकी पालना हो रही है। उस समय कुछ अध्यापकों ने इसका विरोध किया, लेकिन आज वही अध्यापक इस बात को कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अच्छा निर्णय था और इसके कारण से हमारी पहले पढ़ाते पढ़ाते घंटी बजती थी तो तारतम्यता टूट जाती थी, बच्चों का भी ध्यान भंग होता था। अब ऐसा नहीं होता है, सबने इसको स्वीकार किया है। हमने ये भी कहा कि जो एक पेपर जो होता है, सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है, तो 20 नंबर सत्रांक के देते हैं और 80 नंबर में से 13 नंबर लाओ तो पास हो जाते हैं। यानी 33 नंबर हो गए, 20 और 13। इसके कारण से पढ़ाई नहीं हो पाती थी क्योंकि 13 नंबर तो कोई भी ले आता था और अध्यापक जी निश्चिंत रहते थे मेरा 100% रिजल्ट आएगा। तो हमने 20 में तो 20 दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 80 में से 40 लाना पड़ेगा। कम भी लाए तो बच्चा तो पास कर देंगे हम, लेकिन गुरुजी को फेल कर देंगे। और ऐसे गुरुजी के लिए हमारे पास उपयुक्त स्थान है, गंगानगर भी है, बांसवाड़ा भी है, बारां भी है, ऐसे स्थान हमारे लिए हैं। हम लोग देखते हैं कि साहब कई स्कूलों में ऐसी बातें भी की जाती है कि पढ़े लिखे मजदूर तैयार हो रहे हैं, बच्चों के पास सर्टिफिकेट 12th का 10th का पास हो, लेकिन उनका जो शिक्षा स्तर होता है वो बहुत कहीं ना कहीं ये नया चीज़ करने की ये कोशिश है। इसको क्या सकते हैं? माननीय नरेंद्र जी मोदी ने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि रोजगार परक शिक्षा होगी। तो प्रारंभिक शिक्षा तो हम लोकल भाषा या मातृभाषा में देंगे, उसके बाद पढ़ाई के साथ साथ उसको रोजगार भी सिखाएंगे। नज़दीकी उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, कहीं का जो काम होता है वहाँ भी उसको दिखाएंगे, सिखाएंगे। तो 6ठी से ही हमारा काम प्रारंभ हो जाएगा। जो 12वीं करके निकलेगा तो एकदम ऐसा निकलेगा कि स्वयं का रोजगार वो कर सकता है और अपने परिवार का पालन कर सकता है। मंत्री महोदय, आपके विजन स्वच्छता और शिक्षा जिसको लेकर आप बड़े गंभीर हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर, दोनों पर अगर मोटा मोटी बात देखी जाए तो सकारात्मक बात अच्छी हुई। अब थोड़ी सी बात राजनीति की तरफ करें तो आने वाले दिनों में आपने मुझे विद्यालय के बारे में पूछा था, विशेषकर अंग्रेजी विद्यालय। हाँ, अंग्रेजी विद्यालय का। देखो, अंग्रेजी बच्चे सीखें इसका पक्षधर मैं हूँ, लेकिन मैं हिंदी विद्यालय पर जाकर के बोर्ड लटका दूँ कि अंग्रेजी माध्यम का हो गया है, वहाँ अध्यापक भी नहीं दूँ, वहाँ भवन भी नहीं दूँ और हिंदी वाले आधे अध्यापकों को उठाकर अंग्रेजी में डाल दूँ, तो हिंदी वाले बच्चे भी नहीं पढ़े, अंग्रेजी वाले बच्चे भी नहीं पढ़े।
और इसके कारण से राजस्थान के लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया है। और कई बच्चियों के स्कूलों को इन्होंने अंग्रेजी माध्यम कर दिया, को एजुकेशन कर दी। मुझे कोई दिक्कत नहीं उसमें भी, लेकिन वो जो बच्चियाँ हिंदी अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहती थी, उनको कहा तुम कहीं जाओ। कहाँ जाएंगी? कम से कम 10 किलोमीटर दूर पर तो एक स्कूल है ही ना, 10 किलोमीटर पैदल जाएंगी क्या? तो कुछ तो प्राइवेट में चलेगी, कुछ ने विद्यालय छोड़ दिया। ऐसे राजस्थान की लाखों बच्चियों ने विद्यालय छोड़ दिया है, ऐसे ही बच्चों ने छोड़ दिया है। तो जो अंग्रेजी विद्यालय खोले नहीं, बोर्ड लटकाए, परिवर्तित किए, उनके कारण से राजस्थान की शिक्षा का भट्टा बैठ गया है। यदि विद्यालय खोलना था तो पहले पद सृजित करते, अंग्रेजी माध्यम के पढ़े हुए टीचर लगाते, अच्छा भवन उपलब्ध करवाते, वातावरण देते, तो उत्तम था। पर अब खिशानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात कर रहे हैं। ये कुछ कर नहीं पाए। हम करना चाह रहे छात्रों के हित में, तो ये कहते जी ये तो गड़बड़ कर रहे हैं। पर हम दिखा देंगे कि राजस्थान सरकार हमेशा छात्रों के हित के साथ है, छात्रों के साथ है। उनके जीवन में हम अंधकार नहीं आने देंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री इसी बात को लेकर आपको बार बार जो है वो सवालों के घेरे में लाते हैं, कई बार आपको बयानबाजी भी करते हैं, दिलावर जी ये कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमको कोई घेर नहीं सकता है। कोशिश करते हैं पर घेर नहीं सकते, क्योंकि हमने कहा हम जनहित में, छात्रों के हित में काम करते हैं। अब उनको क्या है, भटके आ रहे हैं, क्योंकि उनको हर रोज कहीं न कहीं से भ्रष्टाचार का पैसा ले जाकर अपने घर वालों को देते थे। अब वो झगड़ा करते हैं, उनके परिवार वाले, उनकी पत्नी झगड़ा करती है, बेटा झगड़ा करते कि पहले तो रोज आती थी गड्डी, हम कहाँ हैं, तो वो टेंशन में है। इसलिए अनर्गल आरोप लगाते रहते, अनर्गल बात करते रहते हैं। उनको धन चाहिए, अब वो भटके आ रहे हैं। अब ऐसे कैसे? डोटासरा जी को क्यों आप इस बात को लेकर, आपकी बातचीत हुई होगी, आप मिले भी हैं उसके बाद? तो वो मेरे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, लेकिन उनके कारनामे ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार कमता का उनका अंधकार में डाल दिया उन्होंने सारा का सारा। देखो, राजस्थान सरकार के आने के बाद पाठ्य पुस्तकें बच्चों को 5 जुलाई को हाथों में मिलने लग गई छप करके। पहले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें हमने 5 जुलाई को दे दी उनको। यानी बच्चे ने एडमिशन लिया और उसके चौथे 5वें दिन पुस्तकें मिल गई। सरकार की अगर बात करें तो शिक्षकों की जो कमी है वो कहीं ना कहीं आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जा रही है। इसको लेकर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये कांग्रेस के गलत कारनामों के कारण हुआ है। विद्यालय खोले, पद सृजित नहीं किए, भर्ती नहीं की, और जिन भर्तियों में इन्होंने वैकेंसी निकाली उस पर लूटपाट कर गए, पेपर लुटा दे, उस पर नोट खा गए। और अब जिन्होंने गलत तरीके से नौकरी पाई है उनको भी निकाल लेने का प्रयास हमारा जारी है। अब इनके सारे चौखटे सामने आ जाएंगे। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की फिर अपन बात करें तो शिक्षा को लेकर सबसे मुख्य समस्या जो बच्चों के सामने फेस करनी आती है, कई जगह तो ऐसी स्कूल होते हैं जहाँ पर बच्चों का नामांकन 8, 10, 7 है और वहाँ 3-3 शिक्षक है, और कई जगहों पर जो बच्चों को भोजन मिलता है उसको लेकर कई प्रकार की अनियमितता आती है। तो क्या 1 साल आपका कार्यकाल पूरा होने के बाद इस पर भी नज़र है कि इसको किस तरीके से ठीक करें? देखो क्या है, हमने अभी अधिशेष टीचरों को वहाँ से निकाला है। क्या कि दो कैटेगरी है हमारे शिक्षकों की। एक तो माध्यमिक शिक्षा के होते हैं, एक प्रारंभिक शिक्षा के होते हैं। प्रारंभिक शिक्षा हम कक्षा 1 से 8 तक मानते हैं, उसके ऊपर की इसको माध्यमिक शिक्षा मानते हैं। तो जो मिडिल से सेकेंडरी स्कूल हो गया है, या प्राइमरी से सीधा सेकेंडरी भी उन्होंने क्या हो गया है, तो उसमें जो प्रारंभिक शिक्षा के टीचर निकालेंगे अधिशेष, अब उसको माध्यमिक में लगाएंगे। ये काम हमारा लगभग पूरा हो रहा है। फिर हम इसका समानीकरण भी करने वाले हैं। तो अब लगभग सब जगह बराबर शिक्षक रहेंगे। मेरे पास लगभग 1.5 लाख अध्यापकों की कमी है। ये कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण से संभव हो पाया है। यदि चाहते तो भर सकते थे, लेकिन नहीं भरी। सस्ती लोकप्रियता पाने के कारण, भ्रष्टाचार करने के कारण, पेपर आउट कराने के कारण ये सब हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगभग 30,000 शिक्षकों की तो भर्ती कर ली है, और मार्च तक एंड तक लगभग 1 लाख कर्मचारी, सारे मिलकर 1 लाख कर्मचारी हो जाएंगे। और 4 लाख कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री जी को इन 4 सालों में भर्ती करने हैं। उसमें से लगभग 1.5 से 2 लाख शिक्षा विभाग को मिलेंगे। तो आने वाले 2 साल के बाद एक भी पद खाली नहीं रहेगा।
बिल्कुल, आपने मेरे सवाल को भांप लिया और उसी का जवाब पहले ही दे दिया। अब आने वाले दिनों में प्रदेश में पंचायती राज चुनाव हैं, आपकी पार्टी ने अब कमर कस ली है, पूरे जिलों में जो है नए जिलाध्यक्ष की घोषणा भी कर दी है। किस तरीके की तैयारी चल रही है कि सरकार जिस तरीके से केंद्र में और प्रदेश में आपकी डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में आप गाँवों की सरकार को भी साथ में जोड़ना चाह रहे हैं? देखो, हम चाहते हैं कि गांव की सरकार यानी ग्राम पंचायत पावरफुल बने, लेकिन पावरफुल बनने के बाद, ताकत आने के बाद उसका सदुपयोग भी होना चाहिए। अभी हमने सरपंच को जो इतना अधिकार दिए हैं, कुछ को, मैं सबके नहीं लेके रहा, बहुत सारे हमारे सरपंच बहुत ईमानदारी के साथ काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको एक तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा समझ लिया है, जो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हम उनको भी देख रहे हैं और जहाँ जहाँ गड़बड़ होगा उनको वसूली का कार्यक्रम करेंगे, लेकिन हमने अब मेंबर्स को भी मजबूती देने का काम किया है। आपने देखा होगा जब इनका मीटिंग का कार्रवाई रजिस्टर होता है, उस कार्रवाई रजिस्टर में ये अपना कार्रवाई लिख करके साइड में हस्ताक्षर करवाते हैं, जो ठीक नहीं है। कार्रवाई में रेगुलर लिखने के बाद उसका नीचे निष्कर्ष लिखो, फिर दस्तखत करो। अभी साइड में दस्तखत करा वो प्रस्ताव लिखते जाते हैं, तो मेंबर सोचता है मैं मीटिंग में कुछ कहूँ कि ना कहूँ, उसका कोई मतलब तो है नहीं, ये तो कुछ भी लिख लेंगे। अब हम कहते हैं नीचे दस्तखत करना पड़ेगा। उसके कारण से अब त्राहिमाम है सरपंच। एक नई शुरुआत करी है। नई शुरुआत की। कांग्रेस भी इसी को लेकर कमर कस रही है, अलग अलग बैठकें को दौर कर रहे हैं, बोल रहे गाँवों की सरकार जो है वो हम बनाएंगे। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? उन्होंने तो ये भी कहा था कि राजस्थान सरकार भी हम बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था सारे की सारी सीटें अभी उपचुनाव में हम जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि भगवान राम का मंदिर नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा था कि धारा 370 हटा दी तो आग लग जाएगी देश में। और उन्होंने ये भी कहा कि चीन से मिलकर हम वापस धारा 370 को ले आएंगे। तो ऐसे झूठे और कमजोर लोगों के बारे में क्या चर्चा करना। कुंभ के मेले को लेकर क्या कहेंगे मंत्री महोदय, क्योंकि पूरे देश भर से ही नहीं बल्कि आसपास के देशों के जो लोग हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं, पूरा एक रोजाना 10-20 लाख लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। विश्व भर के धार्मिक लोगों का श्रद्धा का केंद्र है वो, और जिस प्रकार की व्यवस्था है वहाँ की स्थानीय सरकार यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है और भारत सरकार ने उसमें सहयोग किया है, अतुलनीय है। ऐसा मैं समझता हूँ विश्व के कोने में कहीं नहीं हुआ होगा कि जहाँ इतने लोग इकट्ठे हों और जहाँ इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हों। शायद किसी ने विश्व में कहीं नहीं देखा होगा। ये विश्व का प्रथम देश है जहाँ इतने श्रद्धालु भक्त इकट्ठे होते हैं, श्रद्धा से होते हैं, और जहाँ किसी प्रकार का न्यूसेंस नहीं, किसी प्रकार के गंदगी नहीं और सबका सम्मान है। ये अद्भुत काम है सरकारों का। निश्चित तौर पर मंत्री महोदय, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, प्रदेश की जनता को शिक्षा पर, स्वच्छता पर जागरूक करने की बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।